ये कहानी एक ऐसी व्यक्ति की है जिसने मजदूर से लेकर अपना सफर तय किया मंडी समिति के मेंबर बनने तक। उसके बाद फिर से वो दोबारा कैसे आज स्थिति ऐसी हो गई कि वो दोबारा मजदूरी करने लगा। छोटी सी उम्र में ही उसके पिताजी चल बसे थे, जिससे उनका पूरा कंधे पे सारा भार आ गया। परिवार की जिम्मेदारियां उसको निभानी पड़ी। बड़ा भाई भी था उसका, पर वो जिम्मेदार नहीं था। वो जिम्मेदारियों से बचता था, वो उस जीवन में ध्यान नहीं देता था। पर छोटे भाई ने अपना पूरा कर्तव्य मानते हुए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई, अपने परिवार का पालन पोषण किया, उनको सींचा और आगे बढ़ा और बन गया मंडी समिति का मेंबर। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा इस व्यक्ति के जीवन में जिसने बचपन से लेकर सफर इतना कठोर तय किया और उसके बाद भी फिर ये दुर्दशा हो गई। क्या चीजें उसने अपने जीवन में फेस की होंगी। जो उसके पिताजी की मृत्यु हुई, क्या वो साधारण थी या असाधारण, और क्या क्या चैलेंजेस उसकी लाइफ में आगे आने वाले थे। एकदम परेशानी ऐसी आई कि मतलब मुझे लग रहा है कि आज मेरी घरवाली मेरे से हाथों से गई। आधे घंटे बाद घरवाली को होश नहीं आया, न उठे। इतना वजन बढ़ गया, इसका इतना वजन बढ़ गया कि मैं उठा भी नहीं सकूँ उसे, जैसे कोई भारी शक्ति आके उसके ऊपर बैठ गई हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द दंतरास। इस स्टोरी को पूरा वॉच करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस कहानी की शुरुआत करते हैं रमन से। रमन एक ऐसा बच्चा है जो कि बहुत मेहनती है। परिवार में कौन कौन होता है? फादर मदर होते हैं और रमन का एक बड़ा भाई होता है। परिवार के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा कि रमन के पिताजी बहुत ज्यादा हार्डकोर मेहनती थे, बहुत वर्चस्व वाले व्यक्ति थे। उनका जो प्रतिष्ठा थी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने शुरुआत में तो पान की दुकान लगाई, पर पान की दुकान कुछ टाइम पे चलाने के बाद फिर उन्होंने फल मंडी में चेंज किया। फल मंडी में उन्होंने ठेल लगाई और फिर ठेल लगाते लगाते वो धीरे धीरे इतने बड़े आड़ती बन गए फल मंडी में कि उनका नाम चलने लगा। एक तरीके से किंग मेंबर ऑफ द मंडी समिति जो फल मंडी की होती है, वहाँ पे उनका वर्चस्व बहुत अच्छा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था उसके फादर का, और बहुत अच्छा मजबूत उन्होंने कर लिया था। पर धीरे धीरे रमन के पिताजी की तबीयत खराब होने लगी और बीमारी का इलाज कराते कराते जो रमन के पिताजी की नेटवर्थ थी वो भी बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। एक दिन क्या हुआ कि रमन के पिताजी अपनी छत पे खड़े हुए थे और छत पे खड़े होने के बाद वो वहाँ पे बीड़ी पी रहे थे। और बीड़ी पीते पीते क्या हुआ वो इंसिडेंट कि आप ऐसे समझिए कि 3 घर थे, 1 2 3, और जो रमन के पिताजी थे वो 3rd फ्लोर पे थे। फिर दूसरा जो घर था वो 2nd फ्लोर पे था और तीसरा 1st फ्लोर का। ये 3 घर इस तरीके से बने हुए थे। उसके बाद में रमन के पिताजी 3rd फ्लोर से नीचे गिरे और सीधे तीसरे घर के आगे गिरे। ये मतलब जो गिरने का तरीका था ना, लोगों को समझ में नहीं आया कि अचानक कैसे कैसे गिरे। और जैसे वो गिरे ना, उन्होंने बोला कि मार दिया मेरे को धक्का मार दिया। तो किसी ने मेरे को धक्का मार दिया। अब इतना ही बोल पाए, उनका सर फट चुका था पीछे से। और ये देख के बहुत अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने देखा, सब देख के हैरान थे कि अचानक से कैसे ये गिर गए हैं और कितना खून बह रहा है। उनके आखिरी शब्द बस यही निकल पाए। अब ये स्थिति उनके बेटे ने देखी, रमन देख के एकदम हक्का बक्का रह गया था। मतलब वो एक सदमे में हो गया था कि क्या हो गया। अचानक से रमन ने क्या किया कि उनका अपनी बनियान उतारी और उनका सर पकड़ा, सर पे दबाया और लेके तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके जाने लगे। और हॉस्पिटल में ले जाते ही रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। रमन के पिताजी खत्म हो गए। पर जो उनके आखिरी शब्द थे कि मुझे किसी ने धक्का मार दिया, मुझे किसी ने धक्का मार दिया, वो एक लोगों के आसपास के लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था कि ऐसे कैसे कोई व्यक्ति गिर सकता है। क्योंकि अगर 3rd फ्लोर से भी गिरेगा तो वो सीधे नीचे गिरेगा और घर के आगे गिरेगा, जिस घर के आगे गिरना है। इतना थोड़ा ना गैप होगा कि वो एक घर छोड़ के तीसरे घर की आगे, यानी कि किसी ने उनको पुश किया हो ऐसे धक्के से और वो 3rd घर के आगे गिरे। तो ये बहुत शॉकिंग था लोगों के लिए। लोग डाइजेस्ट नहीं कर रहे थे। उनकी मौत बिल्कुल असाधारण थी। ऐसे कैसे कोई व्यक्ति गिर सकता है। हाँ, वे बीमार थे, पर वो इतना ये चल रहा था उनका, उन्होंने सोचा कि थोड़ा शाम की हवा लेके आता हूँ ऊपर जाके, थोड़ा अच्छा लगेगा। पर ये इंसिडेंट उनके साथ में हो गया। अब सारा भार रमन पे आ गया, क्योंकि रमन का बड़ा भाई कुछ नहीं करता था, उसको किसी चीज से मतलब नहीं था। परिवार में किसी की तबीयत खराब हो या कुछ ऐसा हो तो बहुत दिक्कत तो होती ही होती है परिवार वालों को। उस दिन वो थोड़ा बेटर महसूस कर रहे थे, इसलिए ऊपर भी चले गए, नहीं तो वो नीचे ही रहते थे ज्यादातर। और ऐसा हो गया उनके साथ में।
रमन ने फिर से अपना शुरुआत किया। रमन ने शुरुआत करी फल मंडी में जाके नीचे फड़ पे लगा करके बाहर सड़क पे उसने बेचना चालू करा फल को बेचते वो धीरे धीरे मेहनत करता गया, परिवार को भी संभालता गया, अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। फिर उसके बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ के ठेला लगाने लगा। ठेला लगाया, उससे उसने और मेहनत करी। मेहनत करने के बाद फिर उसने एक दुकान ली किराए पे। फिर वो आगे और बढ़ा। दुकान किराए पे करने के बाद उसने खुद की आड़त कर ली थी वहाँ पे। फिर वो बड़े आड़तियों से माल उठाने लगा और उसके बाद में वो पूरा बड़ा आड़ती बन गया, मंडी समिति का एक मेंबर बन गया। और इस लेवल का, क्योंकि उसकी जो डीलिंग थी कस्टमर से वो इतनी तगड़ी थी कि उसको मार्केट में कोई फेल ही नहीं कर पाता था। उसने बचपन से लेके मेहनत करी, अपनी जवानी तक दिन रात उसने मेहनत करी। क्योंकि मंडी में जो काम करते हैं वो लोग जानते होंगे कि यहाँ पर टाइम का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जैसे ही किसानों की साइड से ट्रक गाड़ी आती है, कभी दिन में आ रही है कभी रात में आ रही है, क्योंकि ट्रक नो एंट्री रहती है तो रात में ही आते हैं या अर्ली मॉर्निंग आती हैं, तो रात दिन का काम रहता ही रहता है, तो ना नींद मिलती है ना चैन मिलता है। तो उसने उस लेवल की मेहनत करी है, मतलब लगातार उसने उस लेवल की मेहनत करी है लगातार। और वो मेहनत इतनी ज़्यादा करता रहा दिन रात कि उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता था। उसके लिए प्रायोरिटी उसका घर परिवार, उसकी फैमिली को, मतलब उसको पालन पोषण करना, उनको मजबूत बनाना और अपने आप को समृद्ध बनाना। क्योंकि उसने अपने पिताजी को देखा था कि मेरे पिताजी ना उस मंडी के किंग थे, और जब वो खत्म हुए ना तो चीज़ें बदल गई थी, मदद तक नहीं करी लोगों ने उसकी। तो उसके मन में ये था कि नहीं, जहाँ मेरे पिताजी ने पहुंचे थे ना, मेरे को भी वहां पहुंचना है। तो वो पहुंच तो गया वहां पे अपनी मेहनत करके। पर उसके साथ साथ रमन का नेचर एक ऐसा भी था कि उसके परिवार में जो और लोग थे, जो चाचा ताऊ के थे, लड़के वगैरह, उसने सबको अपना काम डलवाया ये, और इसी काम से बढ़ा करके आगे खड़ा कर दिया। एक तरीके से उसने अपना कॉम्पिटिटर खड़े कर दिए थे उस मंडी में कॉम्पिटिटर खड़े करने के बावजूद भी वो लोग आ तो गए, उनको इनकम तो ही, पर जो पकड़ रमेश की थी वैसी डीलिंग कोई नहीं कर पाता था। मतलब उसका जितना माल आता था ना वो एक झटके में निकाल देता था, एक ट्रॉली माल। इस तरीके से उसकी डीलिंग होती थी। माल, एक गाड़ी आ रही है, दूसरी गाड़ी लग रही है, दूसरी गाड़ी आ रही है, तीसरी गाड़ी, ये असाधारण है, मतलब टाइम लगता है चीज़ों को करने में, पर रमन की गाड़ियाँ कभी नहीं रुकती थी, उसका माल फटाफट से बिकता था। और ये चीज़ ना देखते देखते जिनको उसने उठाया, अपने भाई को, अपने चाचा ताऊ के लड़के को, अपने और कजन्स को, उसने उठा करके मंडी में ही लगा दिया और सबको प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा कर दिया। ईजी कर दी चीज़ें, क्योंकि कोई नया बंदा घुसता है तो उसको इसलिए ईजी नहीं मिलता, लोगों को आने का मौका भी नहीं देते हैं। पर यहाँ पे रमन था सबके लिए, इन लोगों के लिए, तो वो लेके आया सब। उसने बोला मेरे को तो जो करने वाली भगवती कर रही है, आप लोग, हर कोई इंसान अपनी मेहनत का खाता है, मैं आपको काम बता रहा हूँ, आप खाओ, आप खुद कमाओ, खुद मेहनत करो, खुद तरक्की करो। पर कहते हैं ना, कई बार ज़्यादा भलाई करने पे भी बुराई मिलती है, वही रमन के साथ हुआ। जो लोग रमन के घर के रिश्तेदार थे, उन लोगों को ये खटकने लगा था कि ये हमारा कंप्यूटर बना हुआ है, हम इसके कंप्यूटर बने हुए हैं, हालांकि वही लेके आया, पर इसके आगे तो हमारा कुछ चल ही नहीं पाता, तो ऐसे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम उस लेवल तक कैसे पहुंचेंगे। तो उन्होंने उसको गिराने की कोशिश करना चालू कर दी। जेलस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लोग अपनी मेहनत पे ज़्यादा ना करके ना दूसरे को गिराने का सोचते हैं। ऐसे ही उसके साथ किया गया। पर क्या किया गया कि अब जो रमन के जो क्लाइंट्स बने हुए थे, जो कस्टमर थे उसके, उन लोगों को भड़काना चालू कर दिया, सोशल इमेज खराब करने लगी कि ये नहीं, इनका लेन देन सही नहीं है, या ऐसा है वैसा है। तो लोगों के बीच में, मंडी में बीच में बातें होने लगी, पर लोगों ने फिर भी उस पर बिलीव किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि हमने इसे अभी से नहीं देखा, इन्हें बचपन से देखा है मेहनत करते हुए, इसके साथ में मेरा लेन देन बिल्कुल क्लियर है, 100% चलता है, बिल्कुल हिसाब बिल्कुल एकदम खराब, तो हम क्यों ऐसा करें, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप जो कह रहे हो ठीक है, हो सकता है कोई बातचीत होगी, पर हमें इससे मतलब नहीं है, मेरा उनके साथ लेन देन बढ़िया, तो मैं तो उनके साथ डील करूंगा। इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे जो इनके जो फैमिली मेंबर थे ना, उन्हीं लोगों ने रमन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचना चालू कर दिया कि इसको मार्केट से हटाओ। वो लोग नहीं हटा पा रहे थे, इसलिए अब उसके बाद जब रमन की बुनियाद नहीं हिली ना, क्योंकि उसकी नींव इतनी मजबूत थी, तो वो इतनी आसानी से कैसे तोड़ेगा। मेहनत करी है भाई, बचपन से लेके एक व्यक्ति ने पूरे जवानी तक मेहनत करी है, तो कैसे कोई हिलाएगा। हाँ, पर रमन को जिस चीज़ का आइडिया नहीं था, रमन वहाँ टूट गया। कुछ टाइम बाद रमन के साथ में पता है क्या होने लगा, धीरे धीरे ना उसके पैसे ब्लॉकेज होने लगे। पहले वो बहुत अच्छी क्रेडिट दे देता था लोगों को, धीरे धीरे लोगों ने उसके पैसे मारना चालू कर दिए, मतलब उसका सामान ले लें और उससे पैसे ना दें। धीरे धीरे क्रेडिट लिमिट भी उसने कम करी लोगों के लिए, बट फिर भी लोग ऐसे कर रहे थे। उसका पैसा ब्लॉकेज हो रहा था, इधर तो ब्लॉकेज हो रहा था ठेल वालों पे, उधर ब्लॉकेज हो रहा था या तो किसानों के पास में या आड़तियों के पास में, क्योंकि एक दूसरे से माल लेते ही हैं, वहाँ ब्लॉकेज। रमन इतना सक्षम था, उसने अपनी कैपिटल लगाना चालू कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रोकड़ है, घूम जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ता।
बिजनेस में ये सब चलता रहता है। पर ये चीजें इतनी ड्यूरेशन तक कंटिन्यूसली होने लगी, अब रमन को आइडिया ही नहीं था कि उसके पैसे कहाँ से फंसते जा रहे हैं, कैसे होता जा रहा है, क्या हो रहा है। फिर रमन ने उनसे तगादा करके अपना पैसा लेना चालू करा, जहाँ जहाँ से फंसा था वहां से क्रेडिट था वहां से चुकाना चालू करा। पर इसके बाद भी सिलसिला यहाँ पे नहीं रुका। यहाँ तो ब्लॉकेज हो ही रही थी, हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज आ ही रहे थे, उस लेवल तक काम नहीं हो पा रहा था जितनी वो पहले मेहनता से करता था। और रमन के अगर घर की बात करूं तो सेम सिचुएशन रमन के घर पे भी होने लगी। धीरे धीरे उसकी वाइफ बीमार रहने लगी, उसकी चीजें और खराब होने लगी, घर में बच्चों को प्रॉब्लम होने लगी। रमन के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट थे, वो एकदम पढ़ाई में वीक होने लगे। ये ऐसा चीजें होने थी कि रमन की समझ से बाहर जा रहा था। रमन को ये नहीं समझ में आ रहा था मैं कैसे इस चंगुल से निकलूं और ये कैसे मेरी चीजें फंसती जा रही हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्योंकि वो इतना समझ था तो 2 साल तक तो उसको दिक्कत भी महसूस नहीं हुई कि ये तो कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद 2 साल बाद वो धीरे धीरे इसमें दलदल में इस तरीके से फंसता जा रहा था कि वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके रमन का सब बिकता जा रहा था। उसने अपने लिए एक प्लॉट खरीदा हुआ था, वो बेच दिया, वो पैसा भी इधर लग गया। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा पैसा जा कहाँ फंस कहाँ रहा है। मंडी में इतना बड़ा गड्ढा हो रखा था कि उसके लिए कि वो इधर से पैसा लेके आए तो इधर चला जाए, इधर से पैसा लेके आए इधर से चला जाए, और अपने घर तक वो ला ही नहीं पा रहा था। मतलब टोटल उसकी पैसे का पूरा बर्बादी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी उसकी डीलिंग कैसे खराब हो रही है। जो लोग उस पर बचपन से लेके अभी तक विश्वास करते थे वो उसके साथ डील करने से मना कर देते थे कि नहीं हमें इसके साथ काम नहीं करना। उसकी सोशल इमेज खराब होने लग रही थी, चीजें इतनी खराब हो गई कि लोगों ने उसको क्रेडिट भी देना कम कर दिया, बंद कर दिया, और उसकी चीजें बिल्कुल कैश पे चलने लगी। फिर भी उसने जतन करके, उसने दोबारा लड़ झगड़ करके, फिर भी मेहनत करके, फिर भी उसने किया। उसने अपना प्लॉट बेचा, वहां से पैसा लगाया, यहाँ से वो खराब। एक घर था वो उसको बेचा, वहां से पैसा निकाला, वो लगाया, वो भी गया। और एक घर था उसका, वहां से उस पर लोन लिया, वो भी गया। वो भी सब पैसा है उसने इधर से उठा करके उस रमन ने 4-5 करोड़ रुपए इसी में खर्च कर दिए। तो रमन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो रहा है, ऐसा क्या चीजें हो रही हैं उसके जीवन में कि मैं जो काम मैंने बचपन से किया वो मैं आज क्यों नहीं संभाल पा रहा हूँ, मैं उसी चीज़ को ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि कैसे ये सब चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जो मेरे हाथ से रेत की तरफ फिसली जा रही हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रमन की वाइफ की तबीयत भी खराब रहती थी। एक दिन का वाक्य क्या हुआ रमन के साथ में, रमन के घर पे ना एक साधु आया मांगने वाला। उस साधु ने बोला, उसको देखते ही रमन को और उसकी पत्नी को, इलाज करा लो अपना। पता है क्या हुआ था 3 महीने पहले? अब वो भी दंग रह गया कि 3 महीने पहले। तो उन्होंने उनके हाथ जोड़े, उनसे पूछा कि महाराज बताओ कैसे क्या सही होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो 3 महीने पहले जो हुआ था वो वाक्य मैं आपको बताता हूँ। 3 महीने पहले जो वाक्य हुआ था वो ये हुआ था कि रमन की वाइफ वो बेडरूम में जा रही थी और अचानक से जाते जाते एकदम से बेहोश हो के गिर गई। और बेहोश हुई तो हुई, उनका मल तक निकल गया था कपड़ों में ही। अचानक से उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ। 15 मिनट तक वो बिल्कुल बेहोश थी, उनके ना होश आ रहा था। रमन के हाथ पैर फिर से ठंडे पड़ गए थे क्योंकि ऐसा इंसिडेंट उसके फादर के साथ भी होता, तो उस टाइम पे भी वही वाक्य हुआ था। रमन को लगा मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। रमन तुरंत अपने मंदिर की तरफ गया। थोड़े टाइम में जब उसे समझ में आई 15 मिनट बाद, और उसने मंदिर में से 2 बत्ती जो उनकी गुरु की चल रही थी वो रखिया लेकर उनकी मंदिर के माथे पे लगाया कि गुरु मेरी मदद करो। अचानक से रमन की वाइफ को होश आया, रमन की जान में जान आई। रमन ने पूछा क्या हो गया था एकदम से तुम्हें? तो रमन की वाइफ ने बोला मुझे नहीं पता क्या हुआ था, अचानक से मुझे एकदम चक्कर आए, मुझे लगा कि मैं अब नहीं बचूंगी, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। अब ये वही वाक्य था जो साधु ने बोला था कि पता है क्या हुआ था 3 महीने पहले। ये इंसिडेंट उनके साथ ऑलरेडी हो चुका था। तो रमन ने बोला महाराज मुझे बताओ मैं क्या करूं, कोई दिक्कत है ऐसी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई हल नहीं मिल रहा। जो मैं जिस बचपन से मैंने दिन रात एक करके मैंने मेहनत करके मैं जिस मुकाम पे पहुंचा था, आज वो मेरा मुकाम वो रहा ही नहीं। मैं कुछ भी नहीं रह गया हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ना मेरे पास काम है, और मैं आज मंडी से बिल्कुल आउट हो चुका हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे निकल चुका हूँ। एक तरीके से मेरा ना दुकान रह गई है, ना कुछ रह गया, ना मेरा मान रह गया, ना मेरी प्रतिष्ठा रह गई है, ना लोग मुझ पर विश्वास कर पाते हैं। आज सब कुछ खत्म हो गया। मेरे को इतने साल लगे ये सब चीजें बनाने में, क्या कर रहा मैंने, ऐसा किसी के साथ क्या गलत कर दिया जो मेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों हो रहा है मेरे साथ में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी पत्नी की अचानक से तबीयत खराब होना ये भी बहुत असाधारण था, मेरे पिताजी का मरना वो भी असाधारण था, क्यों ऐसा हो रहा है? रमन के बहुत सारे सवाल थे जिनके आंसर्स उसको नहीं मिल पा रहे थे।
तो साधु ने बोला किसी साधक के पास जा और ये देख कटवा। अब उन साधु ने ये कहा तुम ढूंढो, तुम्हें कोई ना कोई जरूर मिलेगा, तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा। तो उसके बाद उन्होंने लोगों को देखना चालू करा, पर उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था जो उनकी समस्या बताए। उन्होंने कई साधक पे भी गए, पर कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, तो उनको यकीन भी नहीं हो पा रहा था। पर चीज़ें उनको उतनी रेलिवेंट नहीं हो पा रही थी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहीं से भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। दिन पे दिन स्थिति उनकी इतनी ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही थी कि उन पे कर्जा बढ़ता जा रहा था। इतना ज़्यादा कर्जा हो गया था लोगों का देने के लिए, और घर पे खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल हो पा रही थी, चीज़ें नहीं हो पा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। पर बीच में उनके घर में एक फैमिली फंक्शन पड़ा जहाँ पे वो लोग गए। वहाँ पे जाने के बाद में उन्हीं की फैमिली में कोई एक व्यक्ति था मोनू नाम का। उन्होंने उनको बोला दीदी जब आप घर पहुंचो ना तो एक बार मेरे को कॉल जरूर करना। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ भैया आप मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप घर पहुंचो तब मुझे बात करना। उस टाइम पे जब वो चंडीगढ़ से ट्रेन से आ रहे थे, उनको रास्ते में ऐसी चीजें हुई, ऐसी अनुभूतियां जो उनके जीवन में कभी नहीं हुई थी। 2 घंटे तक उनकी ये स्थिति हो गई थी, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था हम कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं। उनको यही समझ में नहीं आ रहा था हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, बस एक दूसरे को पहचान रहे थे, और उसके बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम ट्रेन में क्यों चढ़े हैं, क्यों बैठे हैं। वो ये बता रहे थे कि उनकी स्थिति इस तरीके से हो गई थी कि 2 घंटे तक हम समझने में यही लग गया कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमने पूछा अगल बगल ये ट्रेन कहाँ जा रही है, हमें लोग भी अजीब तरीके से देख रहे थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम बस एक दूसरे को देख रहे थे और 2 लोगों को देख रहे थे, लोग हमें घूर रहे थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे हम घर तक पहुंचे। तो उसके बाद उस व्यक्ति ने उन्हें दोबारा कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि आपके घर पे और आपके परिवार पे पूरे पे बहुत ज्यादा तंत्र बाधा करी गई है, इससे आप कहीं से भी करके आप कटवाओ, नहीं तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे और स्थिति बस से बदतर हो जाएगी, आप इनसे निकल नहीं पाओगे, कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। पर उन्होंने कोशिश करी, पर फिर जब उनसे कुछ कार्य करवाया उनको कामयाबी नहीं मिली। तो उन्होंने बोला कि जो है वो मेरे बस से बाहर है, आप किसी और को ढूंढो। तो उन्होंने कहा कि हम किसको देखें, कहाँ जाएं, हम इन सब चीजों पर ज्यादा मानते नहीं और विश्वास भी नहीं करते, पर ये चीजें हमारे साथ में कुछ ऐसी हो रही हैं जो हमारी समझ से बहुत परे है। हम अपने ईश्वर का भजन करना चाहते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, इसके अलावा हम ये सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर जो अनुभव हमारे साथ में हो रहे हैं वो बिल्कुल अलग थे। तब उन्होंने किसी और को दिखाया, फिर वहां से भी उनको सॉल्यूशन नहीं मिला। तब वो केस मेरे पास आया, और जब मैंने थोड़ा ध्यान में करके देखा तब मुझे देखा उन पे इतनी क्रियाएं कर रखी थी जिसकी कोई सीमा नहीं। तब जब मैंने उनको देखा ना तो उन पे मुझे पता चला कि इन पे बर्बादी की चौकी भेजी गई है, काली के द्वारा इनके कार्य बंधन करे गए हैं। उसके बाद में उन पे बुलाकी बाबा को भेजा गया है, हाथीघाट वाले। इसके बाद में वाल्मीकि समाज की एक क्रिया होती है जो उनकी झाड़ू से होती है। बिल्कुल, अगर वो झाड़ू से क्रिया ऐसी होती है कि इतनी खतरनाक होती है, अगर वो क्रिया किसी व्यक्ति के जीवन में कर दी जाए, झाड़ू से उतार ली जाए किसी व्यक्ति के ऊपर से, और वाल्मीकि समाज के व्यक्ति ने वो किया, वो तंत्र बाधा, अगर वो साधक हुआ, वो इतना पावरफुल जादू होता है कि उसको काटना भी बिल्कुल मुश्किल होता है। उस व्यक्ति के जीवन में पूरा सफाया कर देगा, बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देगा। इस तरीके का तंत्र किया गया था, और उनके घर में मारण क्रिया तो करी हुई थी, शमशान क्रिया तो करी हुई थी। इतना जादू उन पे किया गया था ना कि उनकी दुर्दशा इतनी ज्यादा खराब हो रखी थी, यहाँ तक कि उनके परिवार वालों ने जो तंत्र बाधा करी हुई थी वो इस हद तक जलसी हो रखे थे उनसे कि उनकी बच्ची ने 10th में टॉप किया था, तो उस पे भी जादू करा दिया कि उसकी बुद्धि बांध कर गए, कि उसकी ग्रोथ ना हो। उस लड़की को समझ में नहीं आता था, वो पागलों की तरह रहती थी। उसको पूछो कुछ 4 बार तो 1 बार आंसर करना। जो बच्ची इतनी ब्रिलियंट थी उसकी दुर्दशा इतनी कर दी थी, रमन की वाइफ की हालत ऐसी कर दी थी। मतलब लोगों ने इस हद तक की जलावट करी उसके परिवार वालों ने कि रमन को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था उनसे। फिर जब देखा गया तो एक एक क्रिया करके उसकी क्रिया काटी गई, जिससे उनको काफी पहले शमशान क्रिया खत्म करी गई, उनकी काट करी गई, जिसमें काफी टाइम लगा। वो क्रिया खत्म हुई, उसको रिलैक्स मिला, धीरे धीरे करके उसकी सारी एक एक क्रिया करके धीरे धीरे उसकी एक एक क्रिया काटी गई। उसकी बेटी को ठीक किया, आज वो बेटी उसकी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में फिर से उसकी और क्रियाएं काटी गई, उसके कार्य बंधन खोले गए, उसकी कुलदेवी खोली गई, उसके पितरों का बंधन खोला गया। ऐसे करके उसकी इतनी सारी क्रिया काटी गई। लगा टाइम, 6 महीने लग गए इन सब चीज़ों को ख़त्म करते करते, क्योंकि उस पर जो क्रिया थी वो खिलाई गई थी, लगाई गई थी। और एक बात और, इसके साथ साथ जब
उनका घर बन रहा था रमन का, उस टाइम पे उसके परिवार वालों ने वहाँ पे भी कुछ उनके घर में डाल दिया था जो उसको पूरा पूरा बर्बाद कर रहा था। क्योंकि उनको लगता था जब भी मैं घर में आता हूँ अचानक से मेरा सर जगड़ जाता है, मेरा सर भारी हो जाता है, मेरे शोल्डर भारी हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। फिर लास्ट में उस चीज़ों को भी ख़त्म करा गया। पर इन सब से हुआ क्या? जिन्होंने किया उसको तो ईश्वर दंड देगा, पर किसी एक व्यक्ति के पूरे जीवन की मेहनत खत्म कर दी। वो व्यक्ति तो इतना खुददार है कि उसने बोला कि कोई बात नहीं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, जो हुआ वो हुआ। आज मैं स्वस्थ हूँ, मैं जीवित हूँ, मेरे बीवी बच्चे मेरे सही सलामत हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पैसा तो आता जाता रहता है। मैं तो आज भी मजदूर था पहले, आज भी मजदूर हूँ, मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है। पर मैं जो भी खाऊंगा अपनी मेहनत की रोटी खाऊंगा और अपने बीवी बच्चों को भी मेहनत का खिला के पालूंगा, पर कभी किसी का गलत नहीं करूंगा। जिसने किया उसे परमात्मा देखेगा और वो तो देखेगा। पर बात यह आ जाती है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करके अपने जीवन में उठे और इतनी ज़्यादा चीज़ें करे, फिर भी ऐसी चीज़ें हों। और इसके साथ साथ जो रमन की पिताजी की जो मृत्यु हुई थी ना, वो भी तंत्र बाधा के कारण ही हुआ था। वो मंडी वालों में से किसी एक व्यक्ति ने ऐसा किया था कि जो उनकी छवि खराब करने के लिए, उनको मारने के लिए, ताकि उनको पूरा हटा दिया जाए मंडी से, इसलिए उन पर मारण क्रिया करी थी, जिस कारण से उनको पूरे बीमार हो गए धीरे धीरे करके। और उसके बाद उनके साथ वो हादसा हुआ। तो इससे लोगों को पता नहीं क्या मिल जाता है, क्यों लोग ऐसी नफरत पैदा करते हैं एक दूसरे से जलसी के लिए। अपनी मेहनत पे क्यों भरोसा नहीं रखते हो आप सब लोग? कोई भी व्यक्ति है, हर किसी के ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हाथ पैर दिए हैं, सबके सलामत दिए हैं। हर कोई इंसान अपनी मेहनत तरक्की करके खा सकता है। दूसरे से कंपैरिजन बंद कर दो लोग, क्योंकि दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है कि लोग ना एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। और एक और दिक्कत है इनके केस में क्या आया, एक और दिक्कत जो इनके केस में क्या हुई, ओवर हेल्पिंग नेचर, कि इन्होंने सबको उठाया और वही दुश्मन बन गए। आप उतनी मदद करो जिस व्यक्ति को जरूरत है उतनी, उसको उठाकर सर पे ऊपर मत बिठाओ कभी। अगर कभी आप किसी को आप ऐसे करोगे ना इतनी मदद, तो वो हमेशा ये सोचेगा ये तो मेरा हक था, मुझे मिला ही है, ये तो मेरा ही हक था, तो मुझे मिला, मैंने तो किया, तो क्या गलत किया, वो उसे अपना हक समझने लगता है। अधिकतर केसेस जो आते हैं वो इस तरीके की चीजें होती हैं, जिनमें इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। पता नहीं, क्योंकि करने वाले केवल अपने होते हैं, बाहर वाले को कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हमेशा मैं हर किसी से बोलता हूँ कि अपने ईश्वर का भजन करो, अपने ईश्वर को मानो, उनकी आराधना करो, उन पे छोड़ दो, किसी से बैर भाव मत रखो। अपने घर के राज, अपने चीजें सबसे छुपा के रखो। आप कितने भी अंदर से मजबूत हो, पर आपके अलावा किसी और को पता नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अपने रिव्यू जरूर दीजिए हमें कि आपको स्टोरी कैसी लगी, क्या पसंद आया, क्या सीखने को मिला इस चीज से।